तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे नीतू मैम की असली कहानी। हेलो एवरीवन, मैं नीतू सिंह आज जोश टॉक पे हूँ और आज मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि कैसे सफल होते हैं जिंदगी में और सफलता किसकी कदम चूमती है। मेरा जन्म गिरिडीह में हुआ, जो एक छोटा सा शहर था झारखंड में, उस समय बिहार था। और एजुकेशन मेरी काफ़ी अच्छी स्कूल में हुई, क्योंकि मेरे फादर के 3 साढ़े 3 साल के मेरी उम्र में मेरे फादर का डेथ हो गया था। लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और हम सभी बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। उसके बाद जब लाइफ थोड़ी आगे बढ़ी तो हमें भी एक मोटिवेशन मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो गिरिडीह में ही हमने एक कोचिंग सेंटर खोला, जिसका नाम मैंने रखा पैरामाउंट कोचिंग सेंटर। और उसके बाद जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आई तो मैं यहाँ पे कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया। लेकिन एलएलबी के बाद बहुत आमदनी नहीं होती है एक यंग लॉयर की, जब तक कि आपको विरासत में वो फील्ड ना मिले तब तक। तो अपने खर्च के लिए मैंने यही सोचा कि जो आता है वही करेंगे, यानी ट्यूशन पढ़ाएंगे। उस समय ट्यूशन पढ़ाने के लिए मुझे घर घर जाना पड़ता था, जो बहुत टायरिंग होता था। लेकिन एक दिन बाई चांस अपने सीनियर के साथ जब मैं मुखर्जी नगर आई तो मैंने देखा यहाँ पे कोचिंग का अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे आईएएस के स्टूडेंट्स से मार्केट भरा हुआ है और मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ। मैंने शुरुआत कर दी पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की। तो मैं अपने फील्ड में माहिर थी। मैं यहाँ के पर आके मैंने इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया। इंग्लिश सिखाने के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले बच्चों को बुलाया कैसे जाए। तो मैं इसके पहले थोड़ा बहुत जब मैं एलएलबी कर रही थी तो मैंने 2-4 इंस्टीट्यूट्स में घूम घूम के इंग्लिश का ट्यूशन भी लिया था और वहाँ पे भी कुछ क्लासेस दिए थे। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के लूप्स एंड होल्स पता होने चाहिए, और वो मुझे पता था। तो मैंने पैम्पलेट डिज़ाइन किया और उसके ऊपर लिखवाया, इंग्लिश सिखाने वाले संस्थानों से सावधान। मेरे पास पैसे तो थे नहीं। मैंने ऐसा कैच लाइन पकड़ा कि कम से कम वो पैम्पलेट लोग पढ़े, क्योंकि पैम्पलेट भी छपवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ऐसा उसका हेडिंग ही ऐसा था कि बच्चों ने उसे पढ़ा और पढ़ के कहे कि बिल्कुल सटीक बात है। मेरे पास बच्चे आना शुरू हो गए। लेकिन मैं बैठी थी मुखर्जी नगर में, और मुखर्जी नगर तो आईएएस का गढ़, जहाँ पे इंग्लिश सिर्फ कंपल्सरी इंग्लिश है, जिसमें हिंदी मीडियम वालों को पास होना रहता है। अदरवाइज इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है आईएएस की फील्ड में। अब मैंने सोचा क्या करूं, तो फिर मैंने एक और एडवर्टीजमेंट तैयार किया, अगेन अनदर पैम्पलेट, और वो था आईएएस नहीं तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगेन ये भी बहुत हिट गया। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स वालों को ये आपत्ति थी कि ये जो नीतू सिंह है ये हमारे दुखती रग पर वार कर रही है। लेकिन मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट पे थी, दैट वाज सक्सेस। इसी बीच मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई, क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं था। तो वो आरोहण नाम का एक इंस्टीट्यूट चला रहे थे। तो पैरामाउंट क्योंकि मुझे खोलना था और मेरे पास जगह भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो मैं ऐसे लोगों को संपर्क कर रही थी जिनके पास स्पेस अवेलेबल हो, जहां पर मैं अपना भी क्लास चला सकूं। और क्योंकि उनका आरोहण 1 बजे तक खत्म हो जाता था और मैं कोर्ट से ही फ्री होती थी 1-1:30 बजे, और मेरी क्लास शाम को चलती थी, तो हम लोगों ने ये एक तरह का कमर्शियल एग्रीमेंट किया कि मॉर्निंग में आप और इवनिंग में मैं क्लास लूँगी। थोड़ी पास आए, परेशानी मैं भी उनकी समझी, वो भी बहुत परेशानी में थे, मैं भी परेशानी में थी। तो कई बार ऐसा होता है कि परेशानी में आप एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। 2006 में हमारी शादी हो गई। 2006 में जब मैंने अपना स्ट्रगल आगे जारी रखा, तब तक वो आरोहण बंद कर चुके थे, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आईएएस के जो बच्चे आते हैं वो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट्स जाते हैं। मेरा खर्चा पानी चल रहा था, क्योंकि स्पोकन हो, कभी कंपल्सरी हो, कुछ कुछ करके हमारा चल रहा था। 2009 तक अपने क्वालिटी के बल पर हम दिल्ली, हरियाणा,
राजस्थान, यहाँ के बच्चे आना शुरू कर दिए थे दिल्ली पढ़ने के लिए और हम उनके बीच में काफ़ी फेमस होने लगे थे। लेकिन तब तक क्या हुआ, पैरामाउंट नाम का फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। कहीं हरियाणा में द पैरामाउंट, कहीं कहीं रोहतक में न्यू पैरामाउंट, ऐसे करके सेंटर्स खुलने लगे जहाँ पे वो कहने लगे कि ये नीतू सिंह का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो मैंने जब लॉयर से बात किया तो उनका कहना था कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दीजिए, फिर आप केस कर सकते हो अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करेगा तो। मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए एक लॉ फर्म को कांटेक्ट किया। तो उनका कहना था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको 2 डायरेक्टर्स चाहिए और 2 डायरेक्टर्स के बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकता था। तो शादी के बाद एक महिला अपने हस्बैंड पे भरोसा करती है। मैंने भी वही किया। मैंने अपने हस्बैंड पे भरोसा किया और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने बनाई जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इक्वल पार्टनर्स थे। अच्छी कमाई शुरू हो गई, धीरे धीरे हालात अच्छे होते चले गए। मैं अपना 100% पैरामाउंट को दे रही थी। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस किया कि हस्बैंड के रूप में वो मुझे कुछ नहीं दे रहे थे, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने काम में अपने आप को मैंने डुबा दिया था। लेकिन जब वो घर की जिम्मेदारियों से भी भागने लगे, मेरा सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट था उनसे कि अगर आपको मैनेजमेंट में मन नहीं लगता, मैनेजमेंट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कम से कम घर में बेटे को समय दीजिए। क्योंकि बेटा इतना छोटा था, 2008 की बात मैं बता रही हूँ आपको, कि मैं चाहती थी कि वो बेटे को का साथ दें और जब तक वो 2-4 साल का ना हो जाए कि अपने से बता सके कि उनके साथ कहीं कोई किसी ने गलत व्यवहार तो नहीं किया, मेड या सर्वेंट ने, तब तक उसके साथ कोई रहे ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन उसमें भी उनकी कोई सहायता नहीं थी। वो ज्योग्राफिस्ट होने की वजह से उनका कहना था कि मैं वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, मैं बड़े बड़े जो माउंटेन्स है, जो हाईएस्ट पीक्स है 7 कॉन्टिनेंट का, वो मैं चढ़ना चाहता हूँ। सारी कमाई जो पैरामाउंट की थी 2010 से 11-12 में, वो वहीं जाती रही। हर साल 1 से 1.5 करोड़ रुपया में एक पीक्स चढ़े जा रहे थे। फिर भी मैं चुप थी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैं पैरामाउंट को पीक पर ले जाऊं, जहां पर उसे होना चाहिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या दे रही हूं क्वालिटी और बाकी क्वालिटी बाजार में क्या है। इसीलिए बच्चे भी हमारी क्वालिटी देखकर भारत में के दूर दूर के कोने से दिल्ली आ रहे थे पढ़ने के लिए। लेकिन जब उनका कोई साथ नहीं मिल रहा था तो मैं थोड़ी परेशान थी। इसी बीच मैंने पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन बनाया, जिसमें मैंने पहली किताब लिखी थी फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, जिसमें इंग्लिश को मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और वो एग्जाम ओरिएंटेड बुक थी और वो गजब का सक्सेसफुल हुआ। एक टाइम पे अमेजॉन पे वो ट्रेंडिंग पे था, नंबर 1 मतलब बेस्ट सेलर था वो। और मेरी किताब दूर दराज पूरे भारतवर्ष में फैल गया और उसने मुझे बहुत कामयाबी दिलाई। लेकिन धीरे धीरे जब पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन आगे बढ़ने लगा तो मैंने उसे 1% कंपनी में तब्दील कर दिया और उसे पैरामाउंट कोचिंग सेंटर से, वो बिल्कुल अलग था क्योंकि वो पब्लिकेशन था और पैरामाउंट कोचिंग सेंटर कोचिंग था। लेकिन मेरे हस्बैंड को फिर ये ऑब्जेक्शन हुआ कि आपने पैरामाउंट रीडर पब्लिकेशन में मुझे 50% पार्टनर नहीं बनाया। तब तक मेरी आंखें खुल गई थी कि इनसे मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैं हर कंपनी में इन्हें क्यों इन्वॉल्व करूं, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट काम में नहीं है लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत गलत हस्तक्षेप था, क्योंकि इनके गांव के, इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स हर सेंटर पे आ जाते थे और वो उन्हें ऐसे ही नौकरी देने लगते थे बिना उनके काबिलियत या एफिशिएंसी को परखे कि क्या वो कोचिंग सेंटर में, इंस्टीट्यूट में काम करने के लायक है। सिर्फ रिश्तेदारी, प्यार मोहब्बत में सभी को नौकरी बांटना, ये आपके बिजनेस के लिए घातक होता है, ये जान के रखिए अच्छे से।
तो मेरे लिए भी काम करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि मुझे एफिशिएंट लोगों की टीम नहीं मिल रही थी। और मैं जिन लोगों को मैं अपॉइंट करती थी तो उनको ऐसा फीलिंग आता था जैसे ये नीतू सिंह का आदमी है। लेकिन कुछ सालों में मुझे एहसास होने लगा कि ये जो लोग सेंटर्स पे बैठे हैं ये घोटाला कर रहे हैं और ये रसीद कट के कहीं और जा रहा है, पैसे कहीं और जा रहे हैं, जो कंपनी के लिए बहुत घातक है क्योंकि कंपनी का पैसा कंपनी में होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे शक हुआ और इसी शक पे मैंने सोचा कि जो दिल्ली का सेंटर है, क्योंकि ये कंप्लेन आपके पटना सेंटर बाकी जगह से मतलब बाहर आउटसाइड दिल्ली से काफ़ी आ रहा था, चाहे वो रोहतक हो, पानीपत हो, पटना हो, इन सब सेंटर्स से काफ़ी कंप्लेंट्स थे। तो मैंने सोचा कि चलो दिल्ली में ही जहाँ पे ये कंप्लेंट सबसे ज़्यादा है मैं जाके देखती हूँ। और आपको मैं बताती हूँ, ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पति ने अपनी पत्नी को किसी बाउंसर से पिटवाया है। वहां पे कैमरा ऑफ कर दिया गया था, लेकिन उसके पहले ही क्योंकि मुझे इन सब फर्जीवाड़ा का पता चल चुका था तो मैंने कैमरा का कनेक्शन डायरेक्ट करवा दिया था ताकि उनको पता ना चले कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और जब मैं वहां पहुंची हूं उसके पहले ही वहां पे एक लेडी बाउंसर को बिठा दिया गया था जो एक पर्टिकुलर जाति की थी। मैं तो उस लेडी को पहचानती भी नहीं थी और तो उनका कास्ट क्या पहचानूंगी मैं। तो उसे बिठा दिया गया था। उसने पहले मुझे वहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट पे जिसको मैंने बनाया था वहाँ पे उसने मुझे पीटा और बहुत बुरी तरह से पीटा। और फिर उसने जाके वसंत विहार पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन किया कि ये नीतू सिंह ने मुझे जाति सूचक शब्द कहा है और उसने पूरी कोशिश की कि ST SC मामले के तहत केस दर्ज कराया जाए। मेरे कंप्लेंट पे भी पुलिस वहां पहुंची और कैमरा का वो रिकॉर्डिंग निकाल के ले गई और पता नहीं कैसे बाय चांस वो मीडिया में वो लीक हो गया। आज भी आप देखोगे तो कुछ चैनल्स के में वो वीडियो पड़ा हुआ है। तो वो जब वीडियो लीक हुआ तब उसके बाद पुलिस ने मेरे खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक मामला दर्ज हुआ उस बाउंसर के खिलाफ, सिर्फ उसे भेजने वाले के खिलाफ कोई दर्ज नहीं हुआ मामला। और जिस कंपनी को मैंने खड़ा किया था और उसे करोड़ों का टर्नओवर की कंपनी मैंने बना दिया था, उस कंपनी के टर्नओवर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया गया। और एक समय 2014 में ये समय आया जब मैंने खेड़ी कैंपस खोल लिया, परेशान होके, एकदम त्रस्त होके कि मैं इस तरह से लड़ झगड़ के नहीं रह सकती हूँ, मैं कुछ और कर लूँगी, फिर से शुरुआत कर लूँगी। तो एक समय ऐसा आया जब मेरे खिलाफ 4 FIR, संगीन धाराओं में FIR और करीबन 70 सिविल केसेस विभिन्न कोर्टों में फाइल किया गया ताकि नीतू सिंह इतनी परेशान हो जाए कि ये हार मान जाए। लेकिन ध्यान रखना, जब बुरा समय आता है वो आपको या तो तोड़ देता है या फिर आप रिकॉर्ड तोड़ देते हो। मैंने भी ठान ली थी कि हार नहीं मानना है और कामयाबी की लिए थोड़ा सा, मैं कहती हूँ थोड़ा पागलपन तो ज़रूरी होता है। मैंने अपने लॉयर को सिर्फ एक ही चीज़ कहा था कि केडी कैंपस के खिलाफ भी केस है इसे बंद करवाने का अंडर कंपनी लॉ एक्ट, और मेरे खिलाफ भी 4 FIR है। मैं भी कभी अरेस्ट हो सकती हूँ, कभी भी अरेस्ट हो सकती हूँ। 2 चीज़ का ध्यान रखना, केडी कैंपस बंद नहीं होना चाहिए और मैं बंद नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। उन्होंने भी मुझे कहा कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। और फिर जो सफ़र चालू हुआ, सब लोगों ने ये देखा कि किस तरह से मैंने दिन रात मेहनत किया और अपने बलबूते पर अपने टीम के साथ मैंने केडी कैंपस को फिर से, जहाँ से मैंने पैरामाउंट शुरू किया था वहीं से केडी कैंपस शुरू किया बिना किसी पूंजी के, क्योंकि पैरामाउंट से मैं कोई पूंजी लेकर निकल नहीं पाई थी। सभी प्रॉपर्टीज़ पे उनका कब्जा, पूरे कंपनी पे उनका कब्जा, हर सेंटर पे उनके आदमी बाउंसर्स के साथ कि कोई मेरा आदमी या मैं आऊं तो उन्हें पीट के वहां से भगाया जाए। मैंने फिर से शुरुआत की
और फिर हम उस जगह पे 3 से 4 साल में पहुंच गए जहां पे कभी मैंने पैरामाउंट को पहुंचाया था। केडी कैंपस में जब मेरा स्ट्रगल मेरे स्टूडेंट्स ने देखा तो उन लोगों ने मुझे नाम दिया आयरन लेडी। लेकिन ये आयरन लेडी मुझे नाम 2008 में ही पड़ चुका था। ये आईएएस के जो इंस्टीट्यूट्स वाले थे उन्होंने मुझे ये नाम दिया था, क्योंकि 18 नवंबर 2008 को मेरा बेटा पैदा हुआ, सिजेरियन हुआ था। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, इसीलिए 4 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छोड़ा गया। 22 नवंबर को मैं हॉस्पिटल से रिलीव्ड हुई और 24 नवंबर को अपने पेट पे वो टाँके लेकर ही मैंने क्लास लिया था। उस समय कुछ टीचर्स ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा था ये आयरन लेडी है। लेकिन जब यही सेम तरह का स्ट्रगल जब मेरे स्टूडेंट्स ने देखा तो ये बात पूरे मुखर्जी नगर एंड देन पूरे इंडिया में फैल गया कि हाँ, सही में ये आयरन लेडी है। आयरन लेडी एक लेडी आयरन हो सकती है। याद रखना, आपके अंदर बहुत शक्ति है। आप हमेशा दीनहीन बेचारी क्यों बने रहना चाहते हो? आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आप सब कुछ कर सकते हो, और अगर कोई साथ नहीं दिया तो भी कर लोगे। कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता है। मुझे तो डीमोटिवेट किया गया था जब मैंने अपनी बुक लिखी थी वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह, जो आज उनका नाम है इंग्लिश बाय नीतू सिंह वॉल्यूम 1। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अगर सब कुछ इतने आसान शब्दों में लिखकर आप बच्चों को दे दोगे तो आपसे पढ़ने कौन आएगा। लेकिन मैं दूसरी तरीके से सोचती थी। मैंने कहा कि मैं इतने आसान शब्दों में जब बच्चों को दूंगी तो उन्हें लगेगा जो इतना अच्छा लिखती है वो कितना अच्छा पढ़ाती होगी। मैं खुद छोटे शहर से हूँ, मुझे पता है छोटे शहर के स्टूडेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर नहीं आ पाते। तो अगर वो दिल्ली नहीं आ सकते तो क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? उस समय ये यूट्यूब का जमाना नहीं था, तो मैंने बहुत आसान शब्दों में उनको इंग्लिश लिख के दे दिया कि लो ये पढ़ो, आप पास कर जाओगे। तो घर में भी आप कई बार आपके अपने डीमोटिवेटेड आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन आप हमेशा मोटिवेटेड रहो। ये मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। अपने आप को उस कामयाबी के शिखर पर सोचो, इमेजिन करो, खुश हो जाओ और फिर काम में लग जाओ। ए मुश्किलें रह अपनी औकात में मुलाजिम की तरह। दरख्त गिरते हैं आंधियों में, पर्वतें नहीं। आंधी में देखते हो पेड़ गिर जाते हैं, पर्वत को गिरते देखा है? नहीं, है ना? पर्वत बनो। मैंने कई किताबें लिखी और इसीलिए मैं किताबें लिखती हूं, चाहे स्पोकन का हो। अपने क्लास नोट्स को कौन देता है? मैंने छाप दिया अपने क्लास नोट्स को। वॉल्यूम 1 खैर बहुत सक्सेसफुल रहा। मेरा सिर्फ यही मानना है, कल हम रहे ना रहे कोई गम नहीं। मेरे पैरों के निशान तुम्हें मेरी याद दिला दी।